अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासक्षी इंसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के सेनाओं के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, जो तनाव बना हुआ है, उससे संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हम चीन से बेहतर स्थिति में हैं। अगर आमने सामने का युद्ध हुआ भी तो चीन को सबक सिखाया जाएगा। क्या कहा है वायुसेना प्रमुख ने, आपको दिखाएंगे रिपोर्ट के अंत में, लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर से। दरअसल ये अहम खबर यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है 17 नवंबर को। ये जो मुलाकात है ये वर्चुअल होगी। दरअसल ब्रिक्स देशों की जो बैठक होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। मई के बाद से जो दोनों देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है उसके बाद से ये पहली और अहम मुलाकात होगी। देखना होगा कि इससे क्या निकलता है। इस पर हम आज की रिपोर्ट में विस्तृत बातचीत करेंगे। साथ ही भारत की एक अहम कामयाबी की भी बात करेंगे। भारत ने दुश्मन देश के पनडुब्बी को नष्ट करने का आज एक अचूक यंत्र खोज निकाला है। दरअसल स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का आज जो परीक्षण किया गया है वो सफल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को और इससे जुड़े सभी संबंधित पक्षों को। आप देखिए कि पानी को चीरते हुए ये हमारी जो मिसाइल है इससे एक टॉर्पीडो निकलेगा और दुश्मन देश की जो जलमग्न होकर पनडुब्बी विचरण कर रही होगी ना उसको नष्ट कर देगी। क्या है ये पूरा मामला आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे राहुल गांधी की भी। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब वो ट्रैक्टर पंजाब से निकलकर हरियाणा में जाने वाला है और हरियाणा की सरकार ने कहा है कि हमसे कोई इजाजत नहीं ली गई है, हम इतनी बड़ी भीड़ को यहाँ पे आने नहीं देंगे, कानून व्यवस्था का सवाल है। तो देखना होगा कि मंगलवार को जब राहुल गांधी हरियाणा पहुंचेंगे तो जिस तरीके से यूपी में हंगामा करके आए हैं तो क्या हरियाणा में भी वो हंगामा करते हैं, क्या सबको आने की इजाजत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। मंगलवार को इस पर नजर बनी रहेगी। इससे संबंधित क्या कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और क्या कहा है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कश्मीर की भी, जहां पर आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर फिर से हमला बोला है। 2 जवान शहीद हो गए हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। हालांकि जो आतंकवादी हैं लश्कर ए तैयबा के थे, उनकी पहचान कर ली गई है और आईजी विजय कुमार ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जो शहादत हुई है उसका बदला लिया जाएगा। इसके अलावा भी आज की इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है आपके लिए। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो 17 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग होने वाली है ब्रिक्स देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ, उससे संबंधित रिपोर्ट से। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के निकट उत्पन्न गतिरोध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आमना सामना होने के आसार बने हैं। दोनों नेता 17 नवंबर को होने वाले ब्रिक्स देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है और इस साल रूस इसका अध्यक्ष है। उसने घोषणा की है कि इस बार 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह वार्षिक सम्मेलन होगा। ब्रिक्स तेजी से उभरती 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। इन 5 देशों में विश्व की 42% जनसंख्या रहती है और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में इनकी हिस्सेदारी 23% है। रूस की सरकार ने एक बयान में कहा, ब्रिक्स देशों के नेताओं की बैठक में इस बार का विषय है वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा में साझेदारी और अभिनव विकास में ब्रिक्स देशों की साझेदारी। पिछले सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों के सभी सम्मेलनों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस आयोजन की व्यवस्था से जुड़े एक राजनयिक ने कहा कि इस डिजिटल सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग दोनों शामिल होंगे। पिछले साल यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन के इतर मोदी और जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक भी की थी। मालूम हो कि मई महीने में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक वारदातों के बाद गतिरोध की शुरुआत हुई थी, जिसकी वजह से द्विपक्षीय रिश्तों में तनातनी चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से विवाद को खत्म करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है ताकि तनाव को कम किया जा सके। रूसी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है, इस वर्ष 5 देशों ने 3 प्रमुख स्तंभों शांति और सुरक्षा,
आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी व लोगों के बीच संपर्क को लेकर नज़दीकी रणनीतिक साझेदारी को जारी रखा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार एंटन कोबिकोव ने कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी के फैलाव के बावजूद रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की गतिविधियां जारी रहीं। उन्होंने कहा, जनवरी के बाद लगभग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 60 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रिक्स देशों की भलाई के लिए और आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए यह ब्रिक्स सम्मेलन मुकुट में मणि की तरह साबित होगा। इस बीच भारत ने देश में विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सोमवार को ओडिशा अपतटीय क्षेत्र स्थित एक परीक्षण केंद्र से सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध अभियानों के लिए है। मंत्रालय ने कहा, आज 5 अक्टूबर 2020 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का पूर्वाह्न 11:45 पर ओडिशा के अपतटीय क्षेत्र स्थित व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। व्हीलर द्वीप को अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने किया। बयान में कहा गया कि परीक्षण सफल रहा और सभी मानक प्राप्त कर लिए गए। स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक अभियानों के लिए हल्के वजन की टॉर्पीडो प्रणाली है। बयान में कहा गया है कि यह परीक्षण और प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी क्षमता स्थापित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक अधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी। यह परीक्षण पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल में एक बड़ी उपलब्धि है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, DRDO भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि होगा। उन्होंने कहा, मैं DRDO और महत्वपूर्ण उपलब्धि से जुड़े अन्य पक्षों को बधाई देता हूं। भारत ने स्मार्ट के परीक्षण से पहले शनिवार को देश में विकसित एवं 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण किया था। बयान में कहा गया है कि निशाने और ऊंचाई तक मिसाइल की उड़ान, टॉर्पीडो के निकलने, गति नियंत्रक तंत्र सहित स्मार्ट के सभी उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए। रडारों और तट के पास स्थित इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणालियों, टेलीमेट्री स्टेशनों और पोतों पर तैनात निगरानी प्रणालियों से स्मार्ट के समूचे परीक्षण पर नजर रखी गई। सूत्रों ने बताया कि स्मार्ट के लिए जरूरी तकनीक का विकास DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने किया है, जिनमें DRDL, RCI हैदराबाद, ADRDE आगरा और NSTL विशाखापट्टनम शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा कि स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध अभियानों में बाजी पलट देने वाली तकनीक है। बयान में कहा गया है कि स्मार्ट जब किसी युद्धपोत या किसी अन्य तटीय मंच से दागी जाती है तो यह सामान्य सुपरसोनिक मिसाइल की तरह उड़ान भरती है। यह अपनी अधिकांश उड़ान हवा में कम ऊंचाई पर तय करती है। जब यह समुद्र में जलमग्न होकर विचरण कर रही किसी दुश्मन पनडुब्बी के नज़दीक पहुंचती है तो इसके भीतर से टॉर्पीडो निकलता है, जो पानी को चीरते हुए शत्रु लक्ष्य को नष्ट कर डालता है। इस बीच हरियाणा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली से पहले राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि कांग्रेस नेता राज्य में थोड़े लोगों को लेकर आ सकते हैं, लेकिन पंजाब से बड़ी भीड़ को लाने की इजाज़त नहीं होगी, जिससे माहौल खराब हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गांधी को अपना नजरिया रखने का अधिकार है, लेकिन अगर वह पंजाब से बड़े जुलूस के साथ आते हैं तो हम उसकी अनुमति नहीं देंगे। खट्टर ने कहा कि किसी को भी माहौल खराब करने या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विपक्षी पार्टी के मंगलवार से 2 दिवसीय प्रस्तावित प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, अगर वह चाहते हैं कि राज्य के कुछ लोगों के संग उनका कार्यक्रम हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। विज ने कहा है कि सरकार राहुल गांधी को पंजाब की बड़ी भीड़ के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी और कांग्रेस नेता अकेले या थोड़े लोगों के साथ आ सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी पंजाब में नवनिर्मित कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं। वह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा शहर पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। वह करनाल में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अनिल विज ने कहा कि यह हमारी कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। पिछले महीने हमने कांग्रेस प्रायोजित 2 रैलियों को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया था। उधर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम इलाके में सोमवार को मोटरसाइकिल पर सवार लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कर्मी शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए।
पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घायलों में सीआरपीएफ के एक सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने दोपहर के समय नौगाम के कंदीजल पुल के पास सुरक्षा बलों के एक दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में सीआरपीएफ के एक एएसआई समेत 5 कर्मी घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 कर्मियों को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में शहीद हुए कांस्टेबलों के नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह और देवेंद्र कुमार त्रिपाठी हैं। अधिकारी ने कहा कि घायल हुए कर्मी एएसआई गोरखनाथ, कांस्टेबल किरगैन और कांस्टेबल जेम्स अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। हमला करने के तुरंत बाद आतंकवादी घटनास्थल से भाग निकले। घटना के बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि हमला लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों द्वारा तय किया गया था, जिनकी पहचान कर ली गई है। आईजी ने कहा, लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी मोटर बाइक पर आए और उन्होंने AK-47 से सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर अचानक गोलीबारी करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने इसका जवाब दिया और दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। हमलावर भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमने उनकी पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक आतंकवादी का नाम सैफुल्ला है, जो पाकिस्तानी है, और दूसरा स्थानीय है। कुमार ने कहा, चदूरा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में सैफुल्ला शामिल था। इस हमले में एक एएसआई शहीद हो गए थे। सैफुल्ला नौगाम में हुई गोलीबारी में भी शामिल था। यह उसके द्वारा किया गया तीसरा हमला था और हम जल्दी ही उसे मार गिराएंगे। उन्होंने कहा कि राजमार्ग पर आतंकवादियों के लिए सुरक्षा बलों पर हमला करना आसान होता है। तो जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया था कि हम आपको दिखाएंगे कि वायुसेना प्रमुख ने क्या बड़ा और अहम बयान दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। I mentioned swift and rapid deployment, but it was not only Ladakh. Ladakh is a small area, and we have some airfields there where we have deployed our assets. That is very small part of our deployment. We have deployed across to all relevant operational locations that is required to access this area. The details of our deployment I obviously can't go into, but be rest assured that we have deployed strongly and are firmly in place to handle any contingency. With respect to your question on whether we are in position to take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us.